नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समान अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। समान अध्ययन एक ऐसा विषय है जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो भी आज प्रश्न होंगे वह टॉप क्लास के प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के काल में लागू किया गया? ये बताना है दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है किस वायसराय के काल में लागू किया गया, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसी को हम देसी प्रेस एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? देसी प्रेस एक्ट कहते हैं। यानी भारतीय भाषाओं के जो पत्र पत्रिकाएं थे उन पर रोक लगा दिया गया था और यही पूछा गया है किस वायसराय के काल में लागू किया गया था इस नियम को। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया कब था। तो आया था 1878 ईस्वी में और उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन के समय इसको लागू किया गया था। लेकिन यही प्रश्न आपसे ये पूछे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया, तो उसका आंसर आएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि असंगत पहचानिए। एक तरफ बहुत संगतियां दी गई हैं और उसके स्थान दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्थान है जो गलत है। जैसा कि आप जाने कि जो 4 बहुत संगतियां हुई, 4 बहुत कितनी हुई? 4 हुई। तो 4 बहुत संगतियां, जैसे पहली बहुत संगति फर्स्ट राजगिरी, सेकेंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ सारनाथ। तो इसमें बताना है कि कौन सा असंगत है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि जो प्रथम बहुत संगति हुई थी वह राजगिरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगिरी में। और इसको कराने वाला कौन था बहुत संगति? तो वो कराया था अजात शत्रु ने। अजात शत्रु के समय यह बहुत संगति आयोजित हुई थी। और जो अजात शत्रु था यह हिर्यक वंश का था। कहाँ का था? किस वंश का था? यह हिर्यक वंश का था। और जो पहली बहुत संगति हुई थी ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और दूसरी जो बहुत संगति हुई थी यह वैशाली में हुई थी और इसको कराने वाला कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था। और यह 383 ईसा पूर्व में यह हुई थी दूसरी बहुत संगति। तीसरी जो बहुत संगति हुई थी यह आपकी अशोक द्वारा कराई गई थी। अशोक द्वारा। और यह लगभग 251 ईसा पूर्व में कराई गई थी। और चौथी जो थी यह सारनाथ में नहीं हुई थी। सारनाथ में नहीं हुई थी, यह हुई थी आपकी कुंडलवन में। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन में चौथी बहुत संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में। और इसका जो समय था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन किया गया था। आपको यह भी बता दें कि जो चौथी बहुत संगति है बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत संगति है। इसी बहुत संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म बढ़ गया था। उसके बाद यह भी आप जान लीजिए कि चौथी बौद्ध संगत का जो अध्यक्ष था वह था वसुमित्र। वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किए थे। और अश्वघोष जो था इसका उपाध्यक्ष था। तो दोस्तों, इसमें जो असंगत है वो आपका है चौथी बौद्ध संगति सारनाथ न होके यह कुंडलवन होगी। कुंडलवन। कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं और उसमें उसका होने वाले स्थान का नाम दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा असुमिलित है। दोस्तों, आपको बता दें 2023 क्रिकेट विश्व कप जो होगा
वो भारत में होगा। कहाँ पे होगा? भारत में होगा। और यही प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि 2019 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुआ था। और इसको जीता कौन था? तो इंग्लैंड ने ही इसको जीता था। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है एशियन गेम्स 2022 झांगझू चीन। तो दोस्तों यह चीन में ही होगा, यह विकल्प सही है। 2022 का एशियन गेम। और 2018 का जो एशियन गेम था वह कहाँ हुआ था? 2018 वाला आपका हुआ था जकार्ता में। कहाँ पे हुआ था? जकार्ता में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, तो 2018 वाला जकार्ता में हुआ था। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम यूके में, यहीं पे हुआ था। ये यहीं पे होगा 2022 में, ये भी सही है। लेकिन यह जब पूछा जाए कि T20 क्रिकेट विश्व कप मतलब 2021 का, यहाँ पर गलत टाइप नहीं हुआ है, 2021 T20 विश्व कप कहाँ पे होगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका है। तो यही ऑप्शन आपका गलत है। ये दक्षिण अफ्रीका में न होकर भारत में होगा। कहाँ पे होगा? भारत में होगा। दोस्तों ये T20 क्रिकेट विश्व कप जो होगा 2021 में भारत में होगा। यदि यह भी आपसे पूछा जाए कि पहला T20 क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। और इसको जीता कौन था? इसको जीता था भारत ने। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा इसमें वो विकल्प डी होगा। यह दक्षिण अफ्रीका ना होकर भारत होगा। दक्षिण अफ्रीका में पहला T20 क्रिकेट विश्व कप हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असुमिलित पहचानिए। बताइए दोस्तों, इसमें आपको बताना है कौन असुमिलित है। जैसा कि इसमें कुछ देश दिए हैं, उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, तो उसमें आपको बताना है कि किस देश की कौन सी राजधानी है। तो जो चिली है उसका सेंटियागो, क्यूबा का हवाना, खार्तूम का सूडान। जो यह अस्ताना है अब इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान हो गया है। क्या हो गया? नूर सुल्तान। और इसकी राजधानी काजिस्तान है। कहाँ है? काजिस्तान। तो इसमें जो असुमिलित है होगा दोस्तों वह विकल्प आपका डी होगा। यह डी ऑप्शन आपका असुमिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। बताइए दोस्तों, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो जैसा कि आपको विकल्प दिया हुआ है, शेख मुजीब रहमान, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चित्तरंजन दास। देश बंधु की जो उपाधि है यह चित्तरंजन दास से संबंधित है। किससे? चित्तरंजन दास से। तो देश बंधु चित्तरंजन दास। तो हमारा जो विकल्प होगा ये डी सही होगा। जबकि ये शेख मुजीब रहमान हैं, ये कौन हैं? तो आपको बता दें ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति रहे। और इनको हम देश बंधु न कह के इनको बंग बंधु कहा जाता है। बंग बंधु की उपाधि इनको मिली थी, बंग बंधु। और स्वामी विवेकानंद हैं, इनका जो स्वामी विवेकानंद नाम था इनको देने वाले खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने यह नाम दिया था। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने। और सरदार वल्लभ भाई को सरदार की जो उपाधि थी बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने दिया था। बारदोली में मिला था। बारदोली सत्याग्रह के समय इनको सरदार की उपाधि मिली थी। और देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास की है। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया? बताइए दोस्तों, 78 ईस्वी में कुषाण शासक जो कनिष्क था वह कौन सा संवत चलाया? दोस्तों 78 ईस्वी में आपका कुषाण शासक कनिष्क द्वारा शक संवत चलाया गया था। क्या चलाया गया था? शक संवत। और शक संवत को ही हम राष्ट्रीय संवत कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संवत कहते हैं। उसके बाद ये भी बता दें आपको, जो ये विक्रम संवत है यह 57
ईसा पूर्व उज्जैन के राजा, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने चलवाया था। कौन? विक्रमादित्य ने। तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत विक्रमादित्य द्वारा, और गुप्त संवत जो था यह 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। किसके द्वारा? प्रथम द्वारा। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हमारा था वो था शक संवत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूनर कास्टिक है। बताइए दोस्तों, लूनर कास्टिक है। जैसा कि आप बता दें कि लूनर जो कास्टिक होता है इसका प्रयोग ओट में, जो हम ओट डालते हैं और जो स्याही लगाई जाती है वही हमारा लूनर कास्टिक होता है। क्या होता है? लूनर कास्टिक होता है। और जो लूनर कास्टिक होता है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है AgNO3। क्या होता है? AgNO3। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प ए होगा। जबकि COSO4 है जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कहते हैं। और इसको हम नीला थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं। जबकि NaHCO3 जो है इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसको कहा जाता है खाने वाला सोडा। क्या कहा जाता है इसको? खाने वाला सोडा। उसके बाद आपका है Na2CO3। ये इस तरह लिखा है Na2CO3। ये जो है आपका सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसी को हम धोने वाला सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? धोने वाला सोडा। दोस्तों जो इसका लूनर कास्टिक है इसका जो फार्मूला है वो है AgNO3। AgNO3 इसका सही आंसर होगा। जो तिथि रेखा है उसको हम किसे कहते हैं? दोस्तों आपको बता दें कि जो 0 अंश देशांतर रेखा होती है इसी को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। और जो यह रेखा है लंदन से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। और 82.5 अंश पूर्वी जो देशांतर रेखा है 82.5 अंश, यह रेखा भारत की मानक समय रेखा है। क्या है? भारत की मानक समय रेखा। और जो यह रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको यह भी बता दें कौन 5 राज्य हैं। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ये 5 राज्यों से यह 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत से होकर गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जो इसमें प्रयागराज है, वहाँ पे नैनी है, नैनी से होकर गुजरती है। और 180 अंश देशांतर जो रेखा है 180 अंश, यहीं से हमारी क्या होती है? डेट चेंज होता है, डेट बदल जाता है। तो जो तिथि रेखा होती है वह 180 अंश देशांतर रेखा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस सौ 23 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? यही बताना है दोस्तों। 1923 में। अब ये प्रश्न बनता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में। और इसको इसका गठन कौन किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में, जो इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। कौन? प्रयागराज। इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी, यानी प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है। बताइए दोस्तों, जीरो आवर का क्या संबंध है यह आपको बताना है। दोस्तों आपको हम बता दें कि जीरो आवर जो है किससे संबंधित है। इसमें
चारों जो विकल्प दिए हैं इसमें से बताना है कि ऑपरेशन 0 आवर का संबंध है। तो दोस्तों ऑपरेशन 0 आवर का जो संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसी दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑपरेशन 0 आवर चलाकर और जो शीर्ष के नेता थे सबको गिरफ्तार करा लिया था। तो जो इससे 0 आवर का संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन से, और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। रह गई बात व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है यह सत्याग्रही पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, विनोबा भावे थे, और इन्होंने विनोबा भावे ने ही एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था भूदान आंदोलन। क्या था? भूदान आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असुमिलित पहचानिए, असुमिलित पहचानिए। लिखा है टीटीकाका झील दक्षिण अफ्रीका, विक्टोरिया झील अफ्रीका, बेकाल झील यूरोप, सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। दोस्तों आपको हम बता दें कि जो टीटीकाका झील है यह दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। जबकि जो विक्टोरिया झील है यह अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में। और जो बेकाल झील है वह यूरोप में नहीं है, यह यूरोप में नहीं है बल्कि यह एशिया में है। कहाँ में है? एशिया में। और किस देश में है? रूस में। रूस में है बेकाल झील। तो इसका जो सही आंसर होगा, असम्मिलित हमको पहचानना था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प सी होगा, बेकाल झील। सुपेरियर झील जो है यह उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। बेकाल झील के बारे में आपको बता दें कि यह विश्व की सबसे गहरी झील है। बेकाल झील क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है। और जो सुपेरियर झील है यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन सी है? सुपेरियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। और सुपेरियर झील जो है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और जो विक्टोरिया झील है दोस्तों, यहीं से हमारी क्या होती है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है विक्टोरिया झील से। और यहीं से विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा वहीं से गुजरती है। और यहीं से आपके जो होती है नील नदी का उद्गम होता है। नील नदी का उद्गम भी विक्टोरिया झील से होता है। दोस्तों जो इसका सही आंसर था यानी असम्मिलित जो था वो था बेकाल झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेद त्रय है। बताइए दोस्तों वेद त्रय इसमें कौन है? यानी जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे जो वेद हैं उसकी संख्या 4 है। कितनी है? 4 वेद हैं। 4 जो वेद हैं उसमें से अथर्ववेद को छोड़कर जो 3 वेद हमारे हैं, कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये हमारे वेद त्रयी हैं। क्या है? वेद त्रयी हैं। अथर्ववेद इस श्रेणी में नहीं आता है। आपको यह भी बता दें कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद यह सबसे हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है। यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल में। और उसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में है। और उसके 10वें मंडल में, किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र वर्ण का वर्णन किया गया है, यानी वर्णों का इसमें वर्णन किया गया है। दोस्तों आपको हम बता दें कि ऋग्वेद में तांबे को, उस समय ऋग्वेद में तांबे को आयस कहा गया है। क्या कहा गया है? आयस। और जो आपका यजुर्वेद है यह जादू टोना वाला आपका वेद है, जबकि सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बताइए दोस्तों, 10% प्रवाह का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जो जॉन मेंडल हैं, यह आनुवंशिकता से संबंधित हैं और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो मटर पर किया था। लिंडेमान जो है, यही जो है ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम प्रस्तुत किया था लिंडेमान ने। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा विकल्प बी होगा, लिंडेमान। और आवर्त सारणी के लिए मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वह परमाणु भार के आधार पर बनाया था, जबकि मोजले का जो आवर्त सारणी है, मोजले का, वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा लिंडेमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति के सिफारिश पर किया गया? दोस्तों आपको पहले बता दें, अब इस समय रेल बजट और आम बजट एक ही साथ प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अभी आपके पहले इस गवर्नमेंट से पहले यह अलग अलग पेश किया जाता था, यानी रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। तो यही पूछा गया है कि रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति के सिफारिश पर किया गया? पहला विकल्प देखते हैं, लिखा है कस्तूरी रंगन समिति। दोस्तों यह जो कस्तूरी रंगन समिति है, यह नई शिक्षा नीति जो आई है इसी समिति के सिफारिश पर आई है, नई शिक्षा नीति। तो आपसे पूछे कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? तो नई शिक्षा नीति से। और एकवर्थ समिति जो है, एकवर्थ समिति, यह जो समिति है, इसी समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया था। रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था, और कब किया था? 1924 में। 1924 में एकवर्थ समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। और विवेक देव राय समिति, जो विवेक देव राय समिति है, और इसी समिति ने फिर ले आकर इसको मिला दिया। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वह होगा एकवर्थ समिति। और वह शिवरामन समिति जो है, यह नाबार्ड की स्थापना किया था। इस समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुई थी। जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वह हुई थी 12 जनवरी 1982 को। 12 जनवरी 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? बताइए दोस्तों, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? जैसा कि आप जानते हैं, अम्लीय वर्षा जो होता है इसी को हम कहते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा अम्ल होता है अम्लीय वर्षा में। जैसा कि ऑप्शन में देख रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो होता है H2SO4, जिसको हम गंधक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक। और नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। यह जो होता है दोनों से मिलके हमारा अम्लीय वर्षा बनता है। तो हमारा जो विकल्प होगा वह डी सही होगा, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। आपको यह भी बता दें कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। और यह जो होता है प्रोटीन के पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए यह माहौल तैयार करता है, HCl। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर था वह विकल्प डी होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से हमारा अम्लीय वर्षा बनती है। यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाप्रयाण किस महापुरुष का समाधि स्थल है? बताइए दोस्तों, महाप्रयाण किस महापुरुष का समाधि स्थल है? दोस्तों यह जो समाधि स्थल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण है, जबकि मुरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो है अभय घाट। क्या है? अभय घाट। ठीक। और डॉक्टर भीमराव का जो समाधि स्थल है वह है चैत्र भूमि, और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। आपको यह भी बता दें, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों, शेयर करते रहिएगा। शेयर जितना ही करेंगे उतना थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलता है, हमारे वीडियो पर लाइक आता है तो मोटिवेशन मिलता है, और मैं इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।